अक्सर ये देखा गया है कोर्ट केसेस में कि म्यूचुअल कंसेंट से जो डाइवोर्स होते हैं अंडर सेक्शन 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, उसके तहत जब पार्टीज डाइवोर्स की एप्लीकेशन फाइल कर देती है तो एक पार्टी सेकंड मोशन में सेकंड हियरिंग की डेट पे आती नहीं है, जिससे कि ऑपोजिट पार्टी को काफी दिक्कत हो जाती है। ऑफ्टन ये भी देखा गया है कि वाइफ हस्बैंड से काफी बड़े अमाउंट एक ले लेती है, लम सम अमाउंट एज एन एलिमनी, और लेने के बाद सेकंड डेट में कोर्ट में आती नहीं और हस्बैंड को काफी ज्यादा परेशानी होने लगता है या वो कोर्ट में आने से मना भी करने लगती है। ऐसा ही एक बहुत इंपॉर्टेंट केस फ्रेंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नजर में आया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही तगड़ा वर्डिक्ट इस केस में हस्बैंड के फॉर्म में सुनाया है। यह मैटर बेसिकली AVGV रामू वर्सेस ASR भारती का है, जिन्होंने फैमिली कोर्ट ऑफ हैदराबाद में अंडर सेक्शन 13B एक म्यूचुअल डाइवोर्स का एप्लीकेशन फाइल किया हुआ था। जो म्यूचुअल डाइवोर्स का एप्लीकेशन बेसिकली हस्बैंड को फैमिली कोर्ट से रिलीफ नहीं मिली। आफ्टर दैट हस्बैंड ने हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में भी वो पिटीशन फाइल की, जिसके तहत उसे रिलीफ नहीं मिली एंड फाइनली हस्बैंड पहुंचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जहां पे ये एंटायर मैटर को एग्जामिन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेसिकली हस्बैंड के फॉर्म में ये वर्डिक्ट दिया और हस्बैंड के फॉर्म में ये जजमेंट प्रोवाइड किया, जिससे ये फाइनली ये शादी डिसॉल्व हुई। हाय दोस्त, मेरा नाम है एडवोकेट मनोज कुमार और इस वीडियो में आज ये एंटायर एनालिसिस में इसी टॉपिक में किया हुआ कि अगर कोई एक पार्टी म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करने के बाद अगर कोर्ट में ना आए तो कंसिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं और किस तरह से आप एक तरफा डाइवोर्स ले सकते हैं और किस तरीके से हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस लैंडमार्क जजमेंट में बेसिकली हमारे कंट्री के सिटीजन को एक रिलीफ प्रोवाइड किया। तो बने रहिए फ्रेंड्स इस वीडियो में पूरे एंड तक। ये जो लैंडमार्क जजमेंट होती है बेसिकली ये लैंडमार्क जजमेंट निकल के आती है फ्रॉम द सिटी ऑफ हैदराबाद। यहां पे एक कपल रहते हैं, जो कपल बेसिकली 11 अगस्त 2013 को एक दूसरे के साथ शादी करते हैं और ये दोनों की सेकंड मैरिज रहती है, जिसके तहत हस्बैंड की ऑलरेडी एक 7 इयर्स की डॉटर रहती है और उस वाइफ के कोई किड्स नहीं रहते हैं। उन्होंने 11 अगस्त 2013 को उन दोनों ने क्या किया, शादी किया। बट शादी के कुछ ही दिनों के बाद उन लोगों में बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो गए और वो मैरिज को डिसॉल्व करने की बेसिकली डिसीजंस लेने लगे और डिसीजंस लेते लेते फाइनली 30th दिसंबर 2014 ऑन द डे ऑफ 30th दिसंबर 2014 उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया, MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और दोनों ने साइन किया। उस MOU में बेसिकली सारे कंडीशंस डाले हुए थे और सारे कंडीशंस के साथ ये भी उसमें एक क्लॉज, एक स्टेटमेंट डाला हुआ था कि दोनों मिलके एक अंडर सेक्शन 13B म्यूचुअल डाइवोर्स का एक पिटीशन इमीडिएटली फाइल कराएंगे, जिसके तहत वो दोनों सेपरेट होंगे फ्रॉम देयर मैरिजेस। तो ऐसा एक कंडीशन डालकर उन्होंने 30th दिसंबर 2014 को एक MOU फॉर्म किया। MOU फॉर्म करने के बाद ऑन द डेट ऑफ 31st दिसंबर 2014 नेक्स्ट डे ही उन्होंने 13B की एक एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट में हैदराबाद फैमिली कोर्ट में फाइल की, जिसके तहत उन लोगों का डाइवोर्स होनी है, म्यूचुअल डाइवोर्स, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट मोशन। उन्होंने 31 दिसंबर 2014 को उन्होंने लिया। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट डेट जज साहब ने उन्हें 6 जुलाई 2015 को दिया, सेकंड मोशन आफ्टर कूलिंग पीरियड, जो 6 मंथ का कूलिंग पीरियड होता है बेसिकली म्यूचुअल डाइवोर्स में। तो कूलिंग पीरियड के बाद 6 जुलाई 2015 को जज साहब ने उन लोगों को बेसिकली सेकंड डेट दिया कि दोनों प्रेजेंट और फाइनली उनकी शादी डिसॉल्व हो, उनकी मैरिज डिसॉल्व हो। बट इत्तेफाक से 6 जुलाई 2015 को वाइफ वहां नहीं पहुंचे। देन आफ्टर अगेन ऑन 7 जुलाई 2015 जज साहब ने नेक्स्ट डेट दिया, उस दिन भी वाइफ वहां नहीं पहुंचे। आफ्टर दैट 12 सितंबर 2015 को अगेन जज साहब ने डेट दिया, वाइफ नहीं पहुंचे। फाइनली ऑन 14 सितंबर 2015 जज साहब ने, फैमिली कोर्ट के जज साहब ने इस पिटीशन को डिसमिस किया क्योंकि वाइफ वहां पहुंची ही नहीं, और जिसके तहत बेसिकली हस्बैंड को काफी परेशानी हुई। हस्बैंड को काफी परेशानियों का सामना करने के बाद हस्बैंड इस मैटर को अंडर सेक्शन 28 एक पिटीशन फाइल किए वापस से आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में, ताकि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट बेसिकली इसे अलाउ करके इनकी मैरिजेस को डिसॉल्व करे या किसी भी तरीके का ऑर्डर प्रोवाइड करे। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में ये जब पिटीशन फाइल हुई, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा वापस से एक वाइफ को वहां प्रेजेंट होने के लिए। बट दिस टाइम ऑल्सो प्रीवियस टाइम की तरह वाइफ
कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुई, बशर्ते वाइफ ने क्या किया, वाइफ ने अपने एडवोकेट को कोर्ट में भेज दिया और अपने एडवोकेट को कोर्ट में भेज के उनसे बेसिकली वहां पे अपीयर करवा दी। और उनके एडवोकेट कोर्ट में आने के बाद उनके एडवोकेट ने वहां पे रिप्लाई दिया कि ये डाइवोर्स वाइफ के कंसेंट से बिल्कुल नहीं हो रहा है और वाइफ इस मैटर में अपना कंसेंट कभी भी नहीं दिए। और ये मैटर वाइफ के एडवोकेट जब ये मैटर कोर्ट में बोले, ये मैटर कोर्ट सुनने के बाद कोर्ट ने मैटर के पिटीशन को इमीडिएटली डिसॉल्व कर दिया। और इस तरीके से क्या हुआ, हस्बैंड्स की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। ये पिटीशन जो डिसॉल्व हुई, ये पिटीशन डिसॉल्व होने के बाद सबसे बड़ा रूट कॉज हुआ कि हस्बैंड ने वापस से सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल लीव की अपील पिटीशन फाइल करवाई और फाइल करवा के ये मैटर को दोबारा एग्जीक्यूट करवाया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने वापस से ये पिटीशन को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वाइफ को एक नोटिस दिया ताकि वाइफ कोर्ट में प्रोड्यूस हो। मगर वाइफ ना कि कोर्ट में प्रोड्यूस होने की कोशिश की, ना किसी भी तरीके की रिटन रिप्लाई दी, रिटन रिक्वेस्ट या किसी भी तरीके की एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में वाइफ में वापस से फाइल करने की कोशिश ना की। और ये बहुत बड़ा एक रिमार्केबल मैटर है जो कोर्ट ने वहां पे नोटिस किया और फाइनली अपनी वर्डिक्ट और अपनी जजमेंट देने के पहले इसको कंसीडर किया। और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बहुत ही लेंदी मैनर से बहुत अच्छी तरीके से सुना, सारे रिकॉर्ड्स को देखे और सारे रिकॉर्ड्स को देखने के बाद फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी जजमेंट ऑर्डर्स थे उनको सेट असाइड किया और सेट असाइड करके कुछ स्पेशल पॉइंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने नोट आउट किया और नोट आउट करके अपना एक ये रिमार्केबल ये लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड की। वो स्पेशल पॉइंट्स जो थे जिसमें इन्होंने ये लीव ग्रांट किया था, हस्बैंड के फेवर में वहां पे बेसिकली ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। वो स्पेशल पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली नोट आउट किया और नोट आउट करके एक्सप्लेन किया, वो पॉइंट है बेसिकली जो मो साइन हुई है बेसिकली दोनों के बीच में, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो मो साइन हुई है उसको सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया। मो साइन होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यह भी देखा कि इस मो में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के बेसिकली इस मो में सिग्नेचर्स पाए गए, इस मो में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के। थर्ड पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया, इस मो को साइन करने के वक्त कभी भी वाइफ ने डिनाई नहीं किया और ना कि वाइफ ने किसी भी कोर्ट में ये अर्जी डाली कि ये मो मेरे कंसेंट के बिना साइन हो चुका है। ऐसा कभी भी किसी भी कोर्ट में वाइफ ने बताया नहीं। मो में एक और कंडीशन ऐसा भी था कि दोनों मिलके 13B म्यूचुअल डाइवोर्स के एक एप्लीकेशन को फाइल करेंगे। ये भी कंडीशन बहुत अच्छी तरीके से मो में मेंशन किया हुआ था, जो यहां पे मो इंडिकेट कर रही है। नॉट ओनली दैट, वाइफ ने कभी भी मो में जो डाले हुए थे म्यूचुअल कंसेंट के डाइवोर्स के बारे में लोअर कोर्ट में या कूलिंग पीरियड के वक्त में वाइफ कभी भी आके उसको ऑब्जेक्ट नहीं की कि बेसिकली ये हमने जो मो डाला हुआ है ये मो गलत था। नॉट ओनली दैट, वाइफ ने कभी भी कूलिंग पीरियड के बीच में आके अपने 13B के एप्लीकेशन को विथड्रॉ करने की कोशिश नहीं की ताकि वो 13B के एप्लीकेशन को विथड्रॉ कर ले और विथड्रॉ करके दोबारा वो कुछ और डिसीजन ले। ये भी लोअर कोर्ट में वाइफ ने कभी कोशिश नहीं की। नॉट ओनली दैट, हाई कोर्ट में जब वाइफ को कॉल किया गया, हाई कोर्ट में वाइफ पहुंची नहीं बल्कि मैं अपने एडवोकेट को वहां भेज दी। अपने एडवोकेट को भेजने के बाद एक रिप्लाई पिटीशन वहां फाइल करवा दी, एक रिप्लाई स्टेटमेंट फाइल करवाने के बाद मैटर को हाई कोर्ट से डिसॉल्व करवा दी। आफ्टर दैट ये भी देखा गया कि ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ 4 इयर्स से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, जो कि एक बहुत ही वेल सफिशिएंट ग्राउंड है 13B के एग्जीक्यूशन के लिए। और इस मैटर में जब पिटिशनर को पूछा गया, हस्बैंड को पूछा गया कि आप क्या दोबारा इस मैरिज को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, आप दोबारा इकट्ठे रहना चाहते, तो पिटिशनर वहां पे मना किया बिकॉज ऑलरेडी वो लोग 4 इयर्स से एक दूसरे से अलग रह रहे थे। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी देखे, बहुत सारे मैटर में वाइफ ने लोअर कोर्ट को रेस्पॉन्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी नहीं, हाई कोर्ट को उन्होंने प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स नहीं किया। नॉट ओनली दैट, सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने ठीक ठाक से रिस्पॉन्स नहीं किया, ना ही कभी एक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन डाली, ना ही कभी एक रिटर्न एप्लीकेशन डाली, ये एफिडेविट डाली, कुछ भी नहीं डाली। ये सारे मैटर्स क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि वाइफ के तरफ से भी मैरिज को बेसिकली सपोर्ट नहीं किया जा रहा है और इसे डिसॉल्व होनी चाहिए। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये सारे मैटर को पॉइंट आउट करते हुए कंक्लूड किया और कंक्लूड करके उन्होंने ये बेसिकली जस्टिफाई किया कि
इस मैटर पे वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अंडर आर्टिकल 142 को इन्वोक करते हुए इस पिटीशन को बेसिकली अलाउ करते हैं, जिसके तहत हस्बैंड को पूरी अच्छी तरीके से रिलीफ मिली और ऑर्डर मिला इस मैरिज के डिसोल्यूशन के लिए। हेंस ये एंटायर मैटर फ्रेंड्स आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि किस तरीके से अगर कोई भी वाइफ अगर हस्बैंड को ब्लैकमेल करती है या हस्बैंड को टॉर्चर करती है, हस्बैंड के एलिमनी अमाउंट को लेके गायब हो जाती है और कोर्ट में आती नहीं है सेकंड मोशन के लिए या किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं करती है, तो कंसीक्वेंसेस कितना बुरा हो सकता है और ये कंसीक्वेंसेस कहां तक जा सकता है। ये एंटायर जजमेंट एक हिस्टोरिकल रिमार्केबल जजमेंट बेसिकली आपके लिए मैं बहुत अच्छी तरीके से क्लियरली यहां एक्सप्लेन किया। आप इसको समझ के अपने केस के साथ रिलेट कर सकते हैं और रिलेट करके इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अवेयरनेस बढ़वाने के लिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे डिफरेंट लीगल अपडेट्स प्रॉपरली एंड एवरी टाइम मिलने के लिए अभी इस बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल में रहने के लिए थैंक यू।